आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और ये आज जो हम पढ़ेंगे ये इसका भाग 2 है। इससे पहले वाले भाग में हमने जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रक हैं उनके बारे में पढ़ा था, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो और तृतीयक क्षेत्रक हो। और इन तीनों क्षेत्रकों का आपस में कैसे संबंध है वो भी हमने जाना था। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि देश की जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्रक का था। तो आज हम बात करेंगे कि इन तीनों क्षेत्रकों में जो रोज़गार है वो किस क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा मिलता है, और अतिरिक्त जो रोज़गार है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, लोगों को ज़्यादा रोज़गार देने के लिए क्या करना चाहिए। और कुछ और भी क्षेत्रक होते हैं अर्थव्यवस्था के, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोज़गार की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है एक रोज़गार जो हमारा शब्द है, तो उसके बारे में आज हम पहले जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम रोज़गार की बात करें तो हमें कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। तो हम लेते हैं वर्ष 1973, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1973 में अगर हम रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार की दृष्टि में, क्योंकि हर एक जो हमने बोला है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो इन्हीं तीनों क्षेत्रकों में ही डिवाइड होती हैं, तो ऐसे ही जो रोज़गार हैं वो भी तो इन्हीं तीन क्षेत्रकों में मिलेंगे। तो 1973 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार जो था वो प्राथमिक क्षेत्रक में मिलता था। करीब 75% जो रोज़गार है लोगों को वो प्राथमिक क्षेत्रक में मिलता था। द्वितीय क्षेत्रक की अगर हम बात करते हैं तो वो करीब 10% था, और ऐसे ही तृतीय क्षेत्रक की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा, करीब 15% जो लोगों को रोज़गार तृतीय क्षेत्रक में प्राप्त हो जाता था। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रोज़गार कहाँ मिल रहा है लोगों को, वो मिल रहा है आपको प्राथमिक क्षेत्रक में। अब एक दूसरा आंकड़ा हम देखते हैं, वो है 2011-12 का। 2011-12 की अगर हम बात करते हैं तो हम यही बांटते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में और तृतीय क्षेत्रक में, ठीक है। तो रोज़गार के अवसर कहाँ सबसे ज़्यादा हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो रोज़गार के अवसर हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में 2011-12 की अगर हम बात करते हैं तो 49% जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में उन्हें रोज़गार मिला हुआ है। ऐसे ही करीब 24% जो लोग हैं वो द्वितीय क्षेत्रक में काम करते हैं, और करीब 27% जो लोग हैं वो हमारे काम करते हैं तृतीय क्षेत्रक में। यानी अभी भी जो रोज़गार है वो सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्रक दे रहा है, वो दे रहा है आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ये जो दोनों आंकड़े हैं, मतलब 1973 का और 2011-12 का, ठीक है, तो ये जो दोनों आंकड़े हैं वो हमें समझाते हैं कि जो देश की जीडीपी है और जो रोज़गार के अवसर हैं उन दोनों में तो कोई तालमेल है ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में कोई तालमेल? मतलब अगर हम, आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जीडीपी है, देश की जीडीपी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्रक का है। लेकिन अगर हम रोज़गार की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें रोज़गार ज़्यादा है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। तो चाहे हम 1973 की बात कर लें या 2011-12 की बात कर लें, तो आप दोनों उसमें देखेंगे कि जीडीपी जो है और रोज़गार के अवसरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो योगदान जीडीपी में आप देख रहे होंगे कि योगदान तो तृतीय क्षेत्रक का ज़्यादा है, लेकिन जो रोज़गार है प्राथमिक क्षेत्रक में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमें कोई भी तालमेल नज़र नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि जो हो क्या रहा है कि जो जीडीपी का केवल जो 15% है, 15% भाग जो है वही प्राथमिक क्षेत्रक से आता है, और बाकी का जो 58% से भी अधिक जो भाग है वो हमें तृतीय क्षेत्रक से मिल रहा है, ठीक है। योगदान जो है वो जीडीपी में बहुत कम है प्राथमिक क्षेत्रक का। प्राथमिक क्षेत्रक के अगर हम जीडीपी देखते हैं तो इसका योगदान देश के उसमें बहुत ही कम हमें नज़र आता है, बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन
बहुत से लोग अभी भी जो अगर हम कार्यरत हम लोगों को देख रहे हैं, तो उन लोगों को अगर हम देखें तो हमें दिखते हैं कि लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि दूसरा जो क्षेत्रक हैं, चाहे वो द्वितीयक क्षेत्रक हो या फिर तृतीयक क्षेत्रक हो, इन दोनों क्षेत्रकों में काम का अभाव है। इस वजह से जो लोग हैं, मतलब जो बहुत अधिक जनसंख्या है, वो आज भी कहाँ कार्यरत है? केवल प्राथमिक क्षेत्रक में। केवल प्राथमिक क्षेत्रक में ही लोग कार्यरत हैं। बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है तो वो आप देख सकते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में ही कार्यरत है। अब जैसा कि ग्राफ में दिया गया है, आप उसी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो जो प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया है उसमें काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो रोज़गार उन्हें मिला हुआ है, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो बहुत बड़ी जनसंख्या जो है हमारी वो कार्यरत है, बहुत बड़ी जो जनसंख्या है देश की वो प्राथमिक क्षेत्रक में ही काम करती है। ठीक, लेकिन ये जो काम कर रही है वो एक तरह से क्या है, या तो अल्प बेरोज़गार की श्रेणी में आते हैं या फिर प्रच्छन्न बेरोज़गार भी हम लोग इन्हें कहते हैं, या फिर छिपी हुई बेरोज़गारी जो होती है वो भी इसी को बोला जाता है। क्योंकि ये हमें काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनका कोई भी योगदान नहीं है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक खेत है, ये एक खेत है, खेत का एक टुकड़ा है और इस खेत में काम करने के लिए 8 लोग लगे हुए हैं। ठीक, अब ये जो 8 लोग हैं इनमें से अगर 3 लोगों को अगर इस खेत में से हटा भी दिया जाए, क्योंकि इस खेत में केवल 5 लोगों की आवश्यकता है, 5 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, 8 लोग इस खेत में काम करने के लिए लगे हुए हैं। अगर हम 3 जनों को इसमें से हटा भी दें तो जो भी उत्पादन यहाँ पर हो रहा है इस खेत में उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा इसमें लगे हुए हैं ये किस तरह के बेरोज़गार हैं? ये हैं छिपे हुए बेरोज़गार या फिर अल्प बेरोज़गार, क्योंकि इनका इस खेत के उत्पादन में किसी तरह का कोई योगदान नहीं, क्योंकि खेत में सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है और लगे हुए हैं 8 लोग। तो ये जो 8 लोग लगे हुए हैं इसमें, तो ये जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा इसमें लगे हुए हैं जिनका उत्पादन में किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं है। ठीक, पहली चीज़ ये है इसमें कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता है कि जीडीपी जो है देश की उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम है, जबकि लोग रोज़गार अधिक मात्रा में इसी क्षेत्रकों में कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग हैं तृतीयक क्षेत्रक में, जो तृतीयक क्षेत्रक में जो लोग काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें कुशल होना चाहिए, अपने काम में दक्ष होना चाहिए, उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तृतीयक क्षेत्रक में जो कौशल उनके पास किसी चीज़ का होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो काम करते हैं उसमें ऐसे ही लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है जो पढ़े लिखे होते हैं, किसी चीज़ में काम करने में दक्ष होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, किसी चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में जो लोग लगे हैं उन्हें प्रशिक्षित होने की आवश्यकता भी है, तो बहुत से कम लोग हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो ऐसे में इस वक्त तृतीय क्षेत्रक में उन लोगों को काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लोग हैं तृतीय क्षेत्रक में कम मात्रा में काम कर रहे हैं बजाय कि प्राथमिक क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्रक में और द्वितीय क्षेत्रक में जो रोज़गार हैं वो बहुत
कम लोगों के पास प्राथमिक या जो तृतीयक क्षेत्रक है उसकी अगर हम बात करते हैं या फिर द्वितीयक क्षेत्रक की बात करें, तो लोगों के पास इसमें जो रोज़गार के अवसर हैं इन दोनों क्षेत्रकों में वो बहुत ही कम मिल पाते हैं, बहुत कम रोज़गार इन क्षेत्रकों में होता है, और इसी वजह से जो प्राथमिक क्षेत्रक है उस पर निर्भरता बढ़ती हुई हम देख सकते हैं। अब जो है बात वो ये कि हम कैसे अतिरिक्त रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाए, लोग रोज़गार करने लगें, वो कुछ काम करने लगें। क्या ऐसा चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है? तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है सृजन कैसे हो, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है कि लोगों को अधिक रोज़गार कैसे मिल सकता है, कैसे अतिरिक्त रोज़गार हो सकता है। तो सरकार क्या कर सकती है, जो किसान वर्ग है, ठीक है, जो किसान वर्ग है उन लोगों को सस्ते लोन दे सकती है। अब ये सस्ते लोन देने से होगा क्या कि इससे जो किसान हैं लोन के द्वारा, जो लोन से पैसा मिला हुआ है वो उसे ख़रीद सकते हैं अपने लिए ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है, ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। ट्रैक्टर ख़रीदने से एक तो उनका क्या होगा कि उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक। अब उत्पादन बढ़ेगा तो लोग जो हैं उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगेगा। जो किसान हैं वो बीज वगैरह ख़रीद सकते हैं। बीज ख़रीदने से उन लोगों को कई जो हेल्प हैं वो मिल जाएंगी। जैसे अगर वो ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं तो ट्रैक्टर ख़रीदने से उनकी जो खेती है वो और अच्छी होगी। जो लोन है उससे वो सिंचाई के उपकरण ख़रीद सकते हैं, बीज ख़रीद सकते हैं, और इससे क्या होगा कि वो साल भर अपने खेत में उत्पादन कर सकते हैं। अगर उन सब किसानों के पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों तो वो साल भर अपने खेत में उत्पादन करेंगे और वो साल भर उन लोगों को क्या मिलेगा, साल भर का रोज़गार अपने ही खेत में मिल जाएगा। इससे ऐसा नहीं होगा कि वो किसी समय बेरोज़गार रहेंगे और किसी समय उन्हें रोज़गार मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें वो क्योंकि उन्हें लोन मिल जाएगा आसानी से, तो लोन मिलने से क्या होगा कि वो साल भर अपना रोज़गार एक निश्चित उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो दूसरे में क्या हो सकता है कि जो सरकार है वो एक और काम ये कर सकती है कि जो गांव हैं उनको, सभी जितने भी गांव हैं उनको वो सड़क से जोड़ दें, ठीक है। अब सड़क से अगर वो जोड़ रही है तो इससे क्या होगा कि परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण भी होगा, है ना। क्योंकि रोड बन रही है तो उसको निर्माण करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी, तो इससे क्या होगा कि परिवहन और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। और बहुत से जो लोग हैं उन लोगों को या तो परिवहन क्षेत्र में रोज़गार मिल जाएगा या फिर निर्माण के कार्य में रोज़गार मिल जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो सरकार है वो एक और काम ये कर सकती है कि जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन क्षेत्रों में वो लोग, जो सरकार है वो उद्योग लगा सकती है। अब उद्योग लगाने से क्या होगा कि वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं, उस गांव में रहने वाले बहुत से लोगों को रोज़गार इन उद्योगों में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए कि किसी क्षेत्र में गन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा गन्ना किसी क्षेत्र में हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, तो अब क्या है कि अब इस गन्ने से क्या बनती है, चीनी बन जाती है। तो यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, इस क्षेत्र में एक जो चीनी मिल है वो स्थापित कर सकती है। अब चीनी मिल लगने से क्या होगा कि जो लोग हैं वहाँ पर इन लोगों को रोज़गार आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें रोज़गार मिल जाएगा, और जो किसान हैं जो ये गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें भी अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाएगा, है ना। तो लोगों को एक तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को रोज़गार मिल गया और किसान को भी अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाएगा। अब एक और चीज़ है कि भारत में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो जो स्कूल जाते हैं बच्चे, चाहे वो स्कूल हैं या फिर कॉलेज हैं, तो ये जितने भी बच्चे जाते हैं, वो भारत के जितने बच्चे जाते हैं वो उनकी जो उम्र है करीब 60% बच्चे हैं ऐसे भारत में जो स्कूल जाने की उम्र में हैं,
ठीक है, जिनकी जो उम्र है वो हम कह सकते हैं वो है आपके 5 से 29 वर्ष की जो आयु है उसमें ये लोग आते हैं। तो आपको पता है कि केवल इस 60% में से भी केवल 51% जो बच्चे हैं वही स्कूल जाते हैं, और जो बाकी के बच्चे हैं वो या तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, ठीक है, घर पर होते हैं, या तो वो घर पर रह रहे होते हैं, या फिर वो जो श्रमिक, बाल श्रमिक के रूप में आप देख सकते हैं इनको किसी होटल में, रेस्टोरेंट में काम करते हुए। और जो नीति आयोग है हमारा, जो पहले नीति आयोग हमारा बना था, तो उसके द्वारा उसने बताया है कि जो भारत है वहाँ पर एक तो स्कूल के जो भवन हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, स्कूल के भवन हैं ही नहीं या बहुत जर्जर हालत में हैं, और साथ में बहुत से टीचर्स की भी इन स्कूलों में कमी है। तो ऐसे में अगर सरकार स्कूल भवन बना दे और अध्यापकों की नियुक्ति कर दे तो क्या होगा, इससे रोज़गार लोगों को मिल जाएगा, है ना। बहुत से लोग जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार प्राप्त हो जाएगा। अब एक और पॉइंट इसमें है कि अगर जो सरकार है वो पर्यटन की जो क्षेत्र है हमारा, जो पर्यटन क्षेत्र है उस पर ध्यान दे, ठीक है, तो इसमें भी करीब, क्योंकि भारत में आपने देखा है कि बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में भी अगर सरकार ध्यान देती है तो करीब हमारे 35 लाख जो जनसंख्या है उन्हें इस पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार दिया जा सकता है। बहुत सारी जो जनसंख्या है उसको रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो अतिरिक्त रोज़गार है उसका सृजन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे किसान है, उन्हें अगर सस्ता लोन दे दिया जाए तो साल भर अपने खेत में उत्पादन आराम से कर सकता है, ट्रैक्टर खरीद कर, सिंचाई के उपकरण खरीद कर, बीज खरीद कर, तो वो साल भर अपने खेत में उत्पादन कर सकता है, उसे साल भर वो रोज़गार की स्थिति में होगा। ऐसे ही सरकार अगर गांव हैं उन गांवों को सड़कों से जोड़ दें तो उससे क्या होगा कि परिवहन तो बढ़ेगा ही, परिवहन बढ़ने में लोगों को रोज़गार उसमें मिल जाएगा, साथ में जो निर्माण कार्य होगा उसमें भी मिल जाएगा। सरकार जो ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो उद्योग लगा सकती है, उद्योग लगाने से जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोज़गार आसानी से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीनी मिल का एग्जाम्पल आपको दिया गया था। फिर जो भारत है, आपको पता है कि स्कूल कॉलेज जो लोग जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं, उनकी उम्र होती है 5 से 29 वर्ष की आयु के बीच में, और ये जो जनसंख्या है वो करीब 60% है, ठीक है। अब ये जो जनसंख्या है इसमें भी केवल जो 51% लोग हैं, बच्चे हैं, जो वही स्कूल जाते हैं, और जो बाकी के बचे हुए बच्चे होते हैं वो या तो वो घर पर रह रहे हैं या फिर बाल श्रमिक के रूप में आपको कहीं पर भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में स्कूल भवन और जो अध्यापक हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर सरकार ये स्कूल भवन या फिर अध्यापक की नियुक्ति, उन स्कूल भवनों में अध्यापकों की नियुक्ति कर दें तो बहुत से लोगों को यहाँ पर भी रोज़गार मिल जाएगा। ऐसे ही पर्यटन क्षेत्र को भी सरकार बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि करीब बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जो इस पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत होकर रोज़गार प्राप्त कर सकती है, ठीक। अब ऐसे ही क्या हुआ कि जो सरकार है उसने कई तरह की स्कीम्स भी चलाई हैं। तो इन जो भी हम ये काम कर रहे हैं ना, तो जो सरकार अगर इन सबको काम को करती भी है तो बहुत ज़्यादा जो सरकार है उसका समय लगता है। तो सरकार क्या करती है कि छोटे छोटे समय के लिए ना कुछ योजनाएं बनाती है सरकार, ठीक है। तो एक ऐसी ही जो योजना है या फिर कार्यक्रम है सरकार द्वारा बनाए गए हैं लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए, ठीक। अब ये जो योजना है इसको सरकार ने चलाया था नरेगा नाम से। जिस योजना की यहाँ पे बात हो रही है वो नरेगा नाम से चली थी, और ये बनी थी आपकी 2005 में, और अभी भी ये चल रही है, और इसको अब मनरेगा नाम से जाना जाता है। ये रोज़गार योजना जो है वो मनरेगा नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम करके इसको नाम दिया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार
गारंटी अधिनियम 2005 इसे बोला गया है और अभी भी ये योजना जो है वो चल रही है। हमने इसके बारे में थोड़ा क्लास 9th में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत अगर आपको याद होगा तो शुरू में जो ये योजना थी, ये जो योजना चलाई गई थी वो भारत के करीब 200 जिलों में ये योजना चलाई गई थी और अभी तो इसका आंकड़ा बढ़ गया है, करीब 625 जिलों में या उससे भी ज़्यादा जिलों में ये जो योजना है वर्तमान में ये चल रही है। अब इसमें जो जिन्हें काम की ज़रूरत होती है इस योजना के अंतर्गत, जिन लोगों को काम की ज़रूरत होती है, मुख्यतः ये ग्रामीण इलाकों में ये योजना चलाई गई है सरकार द्वारा। तो इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लोगों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है इस योजना के अंतर्गत। अब इसमें अगर जो सरकार है वो लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में अगर असफल रहती है तो लोगों को दिया जाता है बेरोज़गारी भत्ता। इसके लिए लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है और इस फॉर्म से जो लोग हैं उन्हें बेरोज़गारी भत्ता भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर सरकार लोगों को रोज़गार देने में असफल रहती है तब, और इस योजना के तहत अकुशल रोज़गार मतलब कि किसी उसमें उस तरह के जो रोज़गार जो गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होते हैं तो उसमें कोई किसी कुशलता की आवश्यकता नहीं कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए या कुछ स्पेशल नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो उसमें केवल कुछ अकुशल जो रोज़गार होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं 100 दिन के लिए। अब बात करते हैं कुछ अलग जो अर्थव्यवस्था को कुछ और भी उस क्षेत्रक हैं उनमें बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के जो अन्य वर्गीकरण किए गए हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के जो अन्य वर्गीकरण हैं उनके बारे में अब आगे हम बात करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरणों की बात करते हैं तो मुख्यतः 2 वर्गीकरण हमारे सामने आते हैं। एक होता है संगठित क्षेत्रक और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्रक। ये जो संगठित क्षेत्रक होता है इसमें क्या होता है कि इस क्षेत्रक में जो सारी गतिविधियां होती हैं वो एक सिस्टम के अनुरूप होती है, सिस्टम से होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए। ठीक है, और इस क्षेत्रक में कानून का पालन किया जाता है, नियमों का पालन इस क्षेत्रक में किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संगठित क्षेत्रक की। ये जो संगठित क्षेत्रक होता है ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी संगठित क्षेत्रक पंजीकृत ना हो। सभी जो अगर संगठित क्षेत्रकों की बात हो रही है तो ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें नियमों और कानूनों का भी पालन करना पड़ता है। जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए, संगठित क्षेत्रक के लिए, तो हर एक उद्योग को जो इस क्षेत्रक में संगठित क्षेत्रक में है उसे उन कानूनों का, नियमों का पालन करना पड़ेगा। कैसे कानून बनाए जाते हैं? जैसे कि इसमें बनाया जाता है न्यूनतम वेतन कानून, की मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसे न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए, चाहे जो सरकार है उसके द्वारा जो सैलरी है, न्यूनतम सैलरी, मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 बनाई गई है या फिर 25,000 बनाई गई है, तो इतना वेतन जो भी आपके क्षेत्र, आपके यहाँ पर, आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में जो भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, आपकी संस्था में जो काम कर रहा है, उसे आप कम से कम इतना वेतन देंगे ही देंगे। फैक्ट्री कानून बनते हैं, सरकार द्वारा बनाए जाते हैं फैक्ट्री कानून, की जो मज़दूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग आपके यहाँ उद्योग में काम कर रहे हैं, तो उनको आप ये जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कराएंगे। ठीक है, इसी तरह से लेबर एक्ट होते हैं कि मज़दूरों का, जो भी आपके यहाँ कार्यरत है व्यक्ति, उसका आप शोषण नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लेबर एक्ट बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, पेंशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, और साथ में दिया जाता है बीमा भी। ठीक है, तो ये सब
नियम और कुछ कानून होते हैं संगठित क्षेत्रक के लिए। पहली चीज़ ये कि ये जो संगठित क्षेत्रक होते हैं ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इन्हें नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो लोग संगठित क्षेत्रक में काम करते हैं तो उन्हें मिलती है नौकरी की सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि आपको जिसने रखा है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको नौकरी से निकाल दे बिना किसी कारण के, कोई ठोस कारण नहीं है तो वो आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं कि आपसे सुबह बोल दे कि कल से आप नौकरी में ना आए, ठीक है। तो नौकरी की सुरक्षा भी दी जाती है इसमें आपको प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है, एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, और उस नियुक्ति पत्र में सारे प्रावधान लिखे होते हैं कि अगर आपको नौकरी से निकाला जाएगा तो किस उसमें निकाला जा सकता है, किस कंडीशन में आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है कि आपको अगले दिन से बोल दें कि आपको कल से नहीं आना है, ठीक। अब तीसरा जो पॉइंट है कि इस क्षेत्रक में जो भी लोग काम करते हैं उनके जो काम के घंटे होते हैं, कितना काम वो करेंगे, वो सब निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे कि माना कि सुबह आप 9 से 5 काम करते हैं, या फिर 10 बजे से 6 बजे तक का आप काम करते हैं, 9 AM to 5 PM, या फिर 10 AM to 6 PM। तो ये सारे जो घंटे हैं समय काम के, तो वो सबके सब पहले ही निर्धारित होते हैं। और अगर इन केस आपसे कोई इस टाइम से ज़्यादा काम करवाता है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी मिलेगी, मतलब आपको ओवर टाइम जो आपने किया है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। ये इसमें नियम है। और इसके बाद अगर आपने कभी छुट्टी ली है तो आपको सवेतन अवकाश भी दिया जाएगा। सवेतन अवकाश, जैसे कि आप बीमार हो गए हैं तो आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ी है, तो आपको छुट्टी दी जाएगी, और उस छुट्टी के बदले आपका कोई भी जो वेतन है वो काटा नहीं जाएगा। आपका वेतन के उसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। जो आपको अगर मेडिकल लीव लेनी है, कभी आपको कुछ परेशानी हो गई है, कोई चोट वगैरह आपको लग गई है, तो आप मेडिकल लीव पे जा सकते हैं, और ये जो मेडिकल लीव आपने ली है इसमें भी आपका वेतन काटा नहीं जाएगा, आपका कोई वेतन नहीं कटेगा। और भी कई तरह की जो छुट्टियां हैं उनका प्रावधान जो होता है वो हमें देखने को मिलता है सहायक जो संगठित क्षेत्रक होता है उसमें। ऐसे ही यहाँ की जो बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। बुनियादी सुविधाएं जो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो सब के सब संगठित क्षेत्रकों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फ़िल्टर वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा, जो फ़िल्टर का पानी है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पेंशन वगैरह का भी प्रावधान होता है, ठीक। और जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं बैंक में हैं, स्कूल्स में हैं, या फिर किसी कंपनी जिनके आगे से लिखा होता है, कंपनीज़ होती हैं बहुत ढेर सारी जिनके आगे से लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब के सब संगठित क्षेत्रक में आते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बैंक की जॉब है, स्कूल की जॉब है, या फिर जो कंपनीज़ जिनके आगे क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, वो सब के सब आती हैं संगठित क्षेत्रक में। जैसे कि एग्जांपल के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी बेंगलोर में है ये, ठीक है। ऐसे ही इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड करके है, ठीक है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड करके है, ये कंपनियां हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी एक कंपनी है, लीवर लिमिटेड। ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं
ये सब संगठित क्षेत्रक में आती हैं। अब जो दूसरा क्षेत्रक जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है आपका असंगठित क्षेत्रक। ये जो असंगठित क्षेत्रक होता है, इस क्षेत्रक में ना कोई सिस्टम नहीं होता, जबकि जो पहला वाला क्षेत्रक जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो पूरा का पूरा जो काम होता है उसमें एक संगठित तरीके से होता है। और यहाँ पर इस क्षेत्रक में ऐसा कुछ नहीं होता है, नियम जो होते हैं उनकी पूरी तरह से अवहेलना की जाती है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ये जो जितने भी इसमें कार्यरत लोग होते हैं या फिर जो सरकार जो होती है, तो उसके द्वारा ये जो क्षेत्रक है इसमें पंजीकृत नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई पंजीकरण नहीं कराया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है, लोग नहीं कराते हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर क्योंकि पंजीकृत नहीं होते हैं तो नियम जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं या जो भी कानून बने हैं सरकार द्वारा लोगों के लिए, जो काम उसमें कर रहे हैं लोग, तो उनके कोई भी नियम कोई भी कानून यहाँ पर नहीं माना जाता है। अगली चीज़ है कि इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती है, जबकि हमने पहले क्षेत्र में देखा था कि नौकरी की सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। जो इनका जो मालिक होता है इन्हें कभी भी अपनी इच्छा अनुसार नौकरी से निकाल सकता है, बिना किसी कारण के भी। आपसे ये अगले दिन से बोल सकता है आपका जो एम्प्लॉयर है इसमें जो मालिक है कि कल से आप नौकरी में ना आए। इनके काम के घंटे निर्धारित भी नहीं होते हैं। काम के घंटे निर्धारित नहीं होने की वजह से अगर ये एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो इन्हें किसी प्रकार का कोई और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता है। इनका जो मालिक है इन्हें सुबह 8 बजे से भी बुला सकता है और शाम के 10 बजे तक इनसे काम करवा सकता है, यानी कि इनका काम का घंटा तो निर्धारित है ही नहीं। इन्हें कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक का काम करते रहना पड़ेगा। अब 4th पॉइंट इसमें है कि कोई भी सवेतन अवकाश नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप को कहीं चोट लग गई है, आपको कुछ परेशानी है, तो आप अगर छुट्टी पर जा रहे हैं तो आपको अपनी जो आपने छुट्टियां ले रखी हैं तो उसका वेतन आपको नहीं दिया जाएगा। आप छुट्टी में जिस दिन नहीं जाएंगे तो उस दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा, नहीं कोई पैसा आपको उस समय का मिलेगा। साथ में जो पैसा बचाने के चक्कर में जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देते हैं कि कोई फ़िल्टर वाटर लगा दें या फायर एक्सटिंग्विशर लगा दें, कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग ऐसा। तो पैसा बचाने के लिए मालिक कोई भी ऐसा काम करते ही नहीं है। अगली चीज़ जो इसमें है कि कोई पेंशन नहीं मिलती है। आप रिटायर हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आप अगर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी कोई पेंशन, कोई पैसा दिया जाएगा आपके मालिक की तरफ से। तो ऐसे में कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो दुकान में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं। दिहाड़ी मजदूर जो दिन में काम करते हैं और हर दिन की उन्हें पैसा मिलता है, तो वो लोग सब इसमें आते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसमें है जो कृषि कार्य में जो लोग लगे हुए होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्षेत्र में। जो कृषि कार्य है वो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं कि जो ये असंगठित क्षेत्र होता है इसमें काम कौन कौन करते हैं, किसको हम कहते हैं कि ये लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब कि और क्या उनके लिए किया जा सकता है कि उन्हें बचाया जा सके शोषण से। असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें काम कौन कर रहा है और क्या आप कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए शोषण से। जो मालिक उनका शोषण कर रहा है उससे क्या आप कर सकते हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है हमारे देश में वो है कृषि। सबसे बड़ा हिस्सा है असंगठित क्षेत्र का कृषि। और भारत में करीब जो 80% जो हैं वो छोटे किसान हैं। ठीक है, छोटे किसान हैं। अब क्या है, अब जो छोटे किसान हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार है वो इनको सस्ते लोन दे सकती है। सस्ता लोन देने से ये लोग क्या करेंगे, अपने लिए अच्छे
बीज खरीद सकते हैं, उर्वरक खरीद सकते हैं, अच्छे औज़ार ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और साथ में ट्रैक्टर वगैरह ये लोग अगर ख़रीदते हैं, ठीक, तो इससे ये क्या कर सकते हैं, ये अपना जो फसल उत्पादन है वो कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर इनकी अच्छी फसल होगी तो ये रोज़गार इन्हें साल भर मिलता रहेगा। और अगर हम शहरी, ये तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग जो होते हैं वो उद्योगों में काम कर रहे होते हैं, या फिर हमें बहुत से लोग बिल्डिंग बनाने वाले भी दिख जाते हैं ना, बिल्डिंग में जो काम करते हैं मज़दूर, वो हमें दिखते हैं। ठेले वाले हम लोगों को दिखते हैं जो अलग अलग सामान बेच रहे होते हैं। रेड़ी जो लगाते हैं रोड के किनारे पे, आप देखते होंगे, तो वो लोग छोटा मोटा सामान बेचने वाले होते हैं। तो ये सब के सब शहरी क्षेत्रों में ये लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो सरकार जो है वो अच्छे कानून, मतलब लेबर कानून जो होती है, जो मज़दूर कानून जो हैं वो अच्छे बना सकती है, जिससे कि जो लोग हैं, जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे लोग हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। अच्छे मज़दूर कानून बनाने से, और बहुत सी जाति के लोग भी ऐसे होते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और किसी प्रकार का लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र का। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र और क्या होता है निजी क्षेत्र। तो सबसे पहले जो भी कंपनियां सरकार द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो जो भी कंपनी या जो भी उद्योग सरकार द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चलाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो ये जो क्षेत्र होता है, तो इसमें क्या हुआ था कि शुरुआत की अगर हम बात करें आज़ादी के कुछ समय बाद की, तो जो उद्योगपति थे उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो उद्योग स्थापित कर सके। तो ऐसे में जो सरकार है वो आगे आई और उसने थोड़े छोटे कुछ उद्योग स्थापित कर दिए, ठीक है। जो उद्योग उस वक्त स्थापित किए गए थे सरकार द्वारा, वो हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ऑयल एंड नेचुरल गैस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये सारे के सारे जो ऐसे उद्योग हैं जो सरकार द्वारा उस वक्त लगाए गए थे जब आज़ादी का समय था, और उस वक्त जो उद्योगपति थे, जो भारत में जो उद्योगपति थे, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। तो ऐसे में जो हमारी सरकार है वही आगे आई और उसने कुछ उद्योगों की स्थापना करी, जिसमें कि मुख्यतः जो कंपनियां, उद्योग स्थापित किए गए थे सरकार द्वारा, वो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और अगला है आपका एक तो ये वाली कंपनी स्थापित की गई थी, दूसरा था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जैसे हम BHEL के नाम से जानते हैं, और एक और था ONGC, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड करके हम जानते हैं, कंपनी करके हम जानते हैं, ठीक है। तो अब ये जितनी भी कंपनियां सरकार द्वारा उस वक्त स्थापित की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र में, तो उनका जो प्रत्यक्ष रूप से ही हम कहेंगे तो सरकार के जो नियंत्रण में थी, ये सारी की सारी उस वक्त स्थापित हुई थी, ठीक है। अब इनका जो उद्देश्य था, ये जो कंपनियां बनाई गई थी, इनका उद्देश्य था जन कल्याण, लोगों को रोज़गार मिले और लोगों की ये मदद कर सकें, इसलिए ये कंपनियां बनाई गई थी। इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं, इनके अलावा भी और भी कई जो क्षेत्र होते हैं, मतलब कई जो सरकारी, जैसे हम सरकारी स्कूलों की बात कर लें, सरकारी अस्पतालों की बात कर लें, रोड की बात कर लें, सड़क, रेलवे, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सरकार द्वारा लोगों को सहूलियत देने के लिए बनाई गई हैं।
और ये जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही मिनिमम रेट में जो सरकार है वो अपने लोगों को प्रदान करती है, अपने देश के नागरिकों को प्रदान करती है। अगर हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की, जैसे आपको पता है कि पहला जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो उसमें जो सरकार है उसका नियंत्रण होता था, लेकिन जो निजी क्षेत्र है उसमें वो उद्योग आते हैं जिसमें या तो किसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है या फिर समूह का नियंत्रण होता है। इन उद्योगों में या तो व्यक्ति का नियंत्रण होता है या फिर समूह का उद्योग नियंत्रण होता है। और दूसरा इसका पॉइंट है, इनका जो एकमात्र, अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इनका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तभी ये कंपनियां लगाई गई हैं कि इनसे लाभ कमाया जा सके। ये जो निजी क्षेत्र में जो लोग हैं वो इसीलिए उद्योग लगाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। इनके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आपने टाटा का नाम सुना होगा, ठीक है, रिलायंस नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन्फोसिस, मारुति, ये सब के सब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना और जो केवल किसी व्यक्ति या फिर किसी समूह द्वारा चलाई जाती हैं। इन जो उद्योग हैं इन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी जो होती है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर और इन्हें बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट से आप समझ सकते हैं कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ही ये सेक्टर होगा, है ना, ये क्षेत्र जो है वो निजी व्यक्ति के हाथों में होगा, जिसमें नाम भी हमने पढ़े, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, मारुति, ये सब इस चैप्टर में है। आई होप आपको समझ